हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। लास्ट क्लास में हमने परागण और उसके दो प्रकार देखे थे। ठीक है, हमने देखा था परागण है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन यानी परपरागण की विधियां। तो जो परपरागण है वो अनेक विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमोफिली या वायु परागण। ठीक है, एनिमोफिली या वायु परागण। तो वायु परागण किसको बोलेंगे? जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो उसे हम वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? वायु द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे? एनिमोफिली या वायु परागण। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं कि वायु परागण किस में पाया जाता है, कौन से पौधों में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पसलीय पौधे होते हैं, पसलीय पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का है, इनमें कौन सा परागण होगा या परागण किस विधि द्वारा होगा? तो इनमें ध्यान रखना, परागण एनिमोफिली या वायु परागण होता है। ठीक है, तो वायु परागण एक तो पसलीय पौधों में, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म पौधों में। जो भी अनावर्त बीजी पौधे होते हैं, अनावर्त बीजी पादपों में परागण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में परागण किसके द्वारा होगा? वायु द्वारा, या वायु परागण होता है। ठीक है, अब ये जो वायु परागित पुष्प या पादप होते हैं, इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आपको ये विशेषताएं ध्यान रखनी है कि वायु परागित पुष्पों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो वायु परागित पुष्पों के परागकण होते हैं वो परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सभी परागकण क्या होते हैं? वायु में उड़ते रहते हैं। ठीक है, जब परागकोश स्फुटित होता है तो परागकण वायु में मुक्त हो जाते हैं। अब वायु में मुक्त ये है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारे के सारे परागकण हैं वो वृत्तिकाग्र पर जाकर के स्थानांतरित होंगे। उनमें से अधिकांशतया कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम परागकण हैं जो वृत्तिकाग्र तक पहुंच पाते हैं, इसलिए इन परागकणों की संख्या अधिक होती है, यानी ये अधिक संख्या में बनते हैं। तो पहली विशेषता क्या ध्यान रखनी है कि परागकण होते हैं अधिक संख्या में बनते हैं। दूसरी विशेषता, परागकण वायु में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, मतलब हल्के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? हल्के। ठीक है, तो परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं ताकि किसी सतह से चिप ना जाए, इसलिए कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं। तीसरी विशेषता ध्यान रखनी है, ये जो इनकी जो वृत्तिकाग्र होती है, वायु परागित परागकणों की वृत्तिकाग्र कैसी होती है? रोमिल होती है, ताकि ये परागकण उस रोमिल वृत्तिकाग्र से आसानी से चिपक सके। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? वायु परागित पुष्पों की या परागकणों की कुछ विशेषताएं। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। एक पौधा होता है पाइनस। कौन सा है? पाइनस। ये जो पाइनस पौधा होता है इसके परागकण पीले होते हैं। परागकण कैसे होते हैं? पीले। तो जब परागकोश का स्फुटन होता है, परागकोश का स्फुटन होता है तो इन परागकणों का पीला सा बादल बन जाता है। परागकणों का क्या बन जाता है? बादल, जिसे सल्फर वर्षा कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? सल्फर वर्षा। तो सल्फर वर्षा या पीले परागकण किस पादप की विशेषता है? पाइनस की। ठीक है,
पाइनस के परागकण कैसे होते हैं? पीले। तो ये जब परागकोश से मुक्त होते हैं तो आकाश में पीले बादल से बन जाते हैं, जिनको सल्फर वर्षा कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं, वायु परागित पुष्प वो सामान्यतया एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्यतया एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। ये जो परागकण होते हैं न तो आकर्षक होते हैं, न रंगीन होते हैं, और न ही इनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, वायु परागित जो परागकण होते हैं ये अधिकांशतः पादप या पुष्प कैसे होंगे? एक लिंगी होंगे। ये परागकण न तो रंगीन होते हैं, न आकर्षक होते हैं, और न ही इनमें कोई मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। ये तो बात इसकी हो गई एनिमोफिलिया, वायु परागण की। ठीक है। ये परागण घासों में सर्वथा मान्य है। घासों में सबसे मान्य परागण कौन सा है? वायु परागण। अब इसके बाद देखो दूसरा है जल परागण। हाइड्रोफिलिया, जल परागण। अब ये तो आप नाम से स्पष्ट हो गया है। जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो? जल के द्वारा हो। जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो उसे हाइड्रोफिली या जल परागण कहते हैं। जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो? जल द्वारा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जल परागण। ठीक है। अब यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। वो क्या? कि सभी जलीय पौधे हैं उनमें हाइड्रोफिली नहीं पाया जाता है। सभी जलीय पौधों में परागण जल द्वारा नहीं होता है। कुछ जलीय पौधे ऐसे हैं जिनमें वायु द्वारा और कीटों द्वारा भी परागण होता है। ठीक है। तो वो पौधे कौन से हैं? तो देखो, एक तो इसमें ध्यान रखना आप, वायु परागण। वायु परागण का मतलब क्या है? कि ऐसे कौन से जलीय पौधे हैं जिनमें वायु द्वारा परागण होता है। ठीक है। तो यहां पर आपको दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। एक तो मिरियोफिलम, और एक याद रखना है पोटामोजिटो। ये दो ऐसे जलीय पादप हैं। ये दोनों कौन से पादप हैं? जलीय पादप है। तो जलीय पादप, लेकिन इनमें परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब परागणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? जल परागण। अब बेसिक हम यही सोचते हैं कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जल परागण होता है, लेकिन सभी जलीय पौधों में जल द्वारा परागण नहीं होता है। कुछ पादपों में वायु द्वारा और कुछ पादपों में कीटों द्वारा परागण भी होता है। तो वायु द्वारा कौन से जलीय पादपों में परागण होगा? मिरियोफिलम और पोटामोजिटोर। ठीक है। दूसरा उदाहरण याद रखना है आपको, कीट परागण। और ये किस पादप में होगा? निम्फिया में। निम्फिया भी क्या है?
जलीय पादप। निम्फिया जलीय पादप है और इसमें परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। तो ये जल परागण के आपको 2-3 विपरीत उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। मिरियोफिलम और पोटामोजिटोन में वायु परागण होता है और निम्फिया में कीट परागण होता है। बल्कि ये तीनों ही पादप कैसे हैं? जलीय पादप हैं, लेकिन परागण में वायु और कीटों द्वारा होता है। ठीक है। अब देखो ये जो हाइड्रोफिली है, हाइड्रोफिली 2 प्रकार का होता है। जल परागण है, ये जल परागण कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1, हाइपोहाइड्रोफिली। पहला कौन सा है? हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली का क्या मतलब है? हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है कि जब परागण जल के अंदर संपन्न होता है। अब देखो जल है, परागण जल की सतह पर भी हो सकता है और जल के अंदर भी हो सकता है। इस आधार पर जल परागण को 2 भागों में बांट दिया हमने। ठीक है। पहला कौन सा है? हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा? जब परागण कहां होगा? जल के अंदर। परागण की क्रिया जल के अंदर संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल में एक तो ध्यान रखना है आपको हाइड्रीला। ठीक है। हाइड्रीला, नाजस, जोस्टेरा, हाइड्रीला, नाजस, जोस्टेरा और एक है सीरेटोफिलम। सीरेटोफिलम। ये जो जलीय पादप हैं इनमें कौन सा जल परागण होगा? हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है। कौन सा होगा? हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या हुआ? जब परागण की जो क्रिया है जल के अंदर संपन्न होती है। हाइड्रीला, नाजस, जोस्टेरा और सीटोफिलम इनमें हाइपोहाइड्रोफिली पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का क्या मतलब हुआ कि जब परागण की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? जल की सतह पर। यह परागण तो कहां हो रहा है? जल के अंदर। और यह परागण कहां होगा? जल की सतह पर। तो ध्यान रखना, जब परागण जल की सतह पर होता तो उसे हम क्या कहेंगे? एपीहाइड्रोफिली। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेना आप। वेलिस्नेरिया, और एक ध्यान रखना रूपिया। वेलिस्नेरिया और रूपिया ये जो पादप है इनमें एपीहाइड्रोफिली पाया जाता है। ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? हाइड्रोफिली या जल परागण। दोबारा से देखो इसको एक बार। जल परागण किसको बोलेंगे? जब परागणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो? जल द्वारा हो तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली या जल परागण। ठीक है। अब देखो जितने भी जलीय पौधे हैं सब में जल परागण नहीं होता है। इसके कुछ अपवाद हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। एक तो मिरियोफिलम और एक पोटामोजिटोन। ये दो जलीय पादप ऐसे हैं जिनमें वायु द्वारा परागण होता है
और एक निम्फिया ऐसा जलीय पादप है जिसमें कीटों द्वारा परागण होता है। तो 3 पौधे हैं जिसमें जल द्वारा परागण नहीं होता, इनमें वायु या कीटों द्वारा परागण होता है। अब देखो ये जो हाइड्रोफिली है ये 2 प्रकार से होता है, एक तो जल की सतह पर और एक जल के अंदर, ठीक है। तो जब परागण कहाँ होता है, जल के अंदर होता है तो उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं, और जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो उसे एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। तो वायु परागण और उसके बाद ये कौन सा हो गया, जल परागण। अब इसके बाद देखेंगे हम तीसरा जूफिली। परागण की तीसरी विधि या तीसरा मेथड क्या है, जूफिली। जूफिली इसको हम जंतु परागण कहते हैं, जूफिली या जंतु परागण। तो देखो बहुत सारे जंतु हैं जो परागण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। जंतुओं में मुख्यतः जैसे कीटों द्वारा परागण होता है, वो किसमें आता है, जंतु परागण में आता है। चमगादड़ है, बहुत सारे पक्षी हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जंतु परागण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जूफिली किसको बोलेंगे, जब परागण किसके द्वारा हो, जंतुओं द्वारा। जब परागण जंतुओं द्वारा संपन्न होता है तो उसे जूफिली या जंतु परागण कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो जंतु परागित पुष्प है, जंतु परागित पुष्प ये बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, ताकि कीट या जंतु इनकी ओर क्या हो, आकर्षित, ठीक है। तो जंतु परागित पुष्प बड़े, आकर्षित, रंगीन होंगे, वह मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होंगे, मकरंद युक्त, यानी इन पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन मकरंद ग्रंथियों से मकरंद या रस चूसने के लिए जंतु उन पर बैठते हैं, ठीक है। तो जूफिली या जंतु परागण वाले जो पुष्प हैं बड़े, आकर्षक, रंगीन और मकरंद युक्त होते हैं, ठीक है, ताकि जंतु या कीट हैं वो इनकी ओर आकर्षित हो सके, ठीक है। अब देखो इसमें भी जंतु परागण में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कीट परागण, ठीक है। कौन सा है, कीट परागण। तो कीट परागण किसको बोलेंगे, जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा संपन्न हो तो उसको क्या बोलते हैं, कीट परागण। और कीट परागण में 80% योगदान किसका होगा, मधुमक्खियों का। कीट परागण में 80% योगदान किसका होता है, मधुमक्खियों का होता है, ठीक है। तो जो कीट परागण की प्रक्रिया है ये हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर जितने भी जंतु हैं जो परागण में सहायता करते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये परागण वाला पॉइंट है अपना वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम निषेचन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।